डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरें विस्तार से। कर्जा थाना इलाके के रेवा रोड NH 722 पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल के समीप शनिवार को कैश वैन और ट्रक में जोरदार टक्कर में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैश वैन के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान कैश वैन पर सवार गार्ड समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के प्रयास से सभी जख्मी को इलाज के लिए बैरिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां एक आदमी गाड़ी के स्टीयरिंग में ही फंसा था, जहां मौके पर पहुंचे कर्जा थानाध्यक्ष व स्थानीय लोगों के प्रयास से काफी मशक्कत के बाद फंसे व्यक्ति को बाहर निकाल पुलिस गाड़ी से इलाज के लिए भेजा जा सका। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के कारण कुछ देर तक आवागमन भी बाधित रहा। थानाध्यक्ष मणिभूषण ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस बल के साथ वे खुद मौके पर पहुंच जख्मी को इलाज के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि कैश वैन में रखा कैश सुरक्षित बताया गया है। दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। उधर से जो गाड़ी आई ना, इतना स्पीड में थी, कितना ड्राइवर साहब हमारे काटे काटे जब तक ठोक ही दिया। रोड साइड आके गाड़ी ट्रक वाला था, ठोका। उसके बाद हम लोगों को मतलब बहुत चोट लग गई, तो हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर साहब फिर भी कोशिश किए कि किसी तरह बचा ले, पलट जाए गाड़ी मंजूर है, लेकिन बचा ले, लेकिन नहीं बच पाया। ठोक दिया बहिना में आके, मतलब बाया में आके ठोक दिया। बहुत गंभीर चोट है। हाँ सर, पैर में 10-12 को कई को टका लगा है, आँख में टका लगा है, आँख में टका लगा है, ये ओट में है, ये बाह का लग रहा है कि फ्रैक्चर हो गया, क्या है भगवान जाने। कैश लोड था उसमें, लेके कहाँ जा रहे थे गाड़ी? कैश हम लोग डाल के आ रहे थे। कहाँ पे? अभी इधर भगवानपुर की तरफ आ रहे थे। तो कहाँ गए थे कैश लोड करने? तो हम सर कहाँ बताए सर, अब पूरा गए, पहले यहाँ गए कथी रसूलपुर गए, रसूलपुर से गए। अचानक आया ना, गाड़ी पूरा रॉन्ग साइड से आया था अचानक। पूरा स्पीड में, पूरा हाई स्पीड में आया था। हम संभालते रह गए, आकर के पूरा स्पीड में आकर के मार दिया है। वो जोर टक्कर मारा? पूरा बहुत जोर टक्कर मारा है। बायां उधर से वो पूरा दहिना चाप के पूरा बायां दहिना में चपेट दिया गाड़ी को। सर पता था? हाँ। क्या है आप? हम ड्राइवर हैं। किस चीज़ के? कैश वैन के। किस कंपनी का कैश है? CMS। तो कहाँ पर इसका ब्रांच ऑफिस? भगवानपुर। क्या नाम हुआ? सुरेश झा। क्या हुआ था उस समय? सर मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब अभी हॉस्पिटल में है, तब मुझे पता चला हॉस्पिटल में। अचानक क्या हो गया था? अचानक से क्या बता, कुछ भी याद नहीं है मुझे, कुछ भी नहीं। अभी हम आँख खोले तो हमको पता चला हम हॉस्पिटल में। तो क्या पता चला अभी आके? जो हॉस्पिटल में है, मेरा राइट साइड का पैर नहीं उठ रहा। मुझे कुछ उसमें क्या है आप कैश में? हम कैश ऑफिसर हैं, कस्टोडियन। कितना कैश था उसमें अभी? नहीं याद है वो भी। कैश कितना लूट किए थे ये तो पता होगा ना आपको? जी। कैश लूट कितना किए थे ये तो पता होगा? मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। अजीब सा एक सर में चोट लगा, कुछ भी याद नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां एंटीजन किट कालाबाजारी, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर धांधली। और अब एक और मामला सामने आया है, जहां अधिवक्ता पंकज कुमार ने सिविल सर्जन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए शनिवार को उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की है। अधिवक्ता पंकज कुमार ने सिविल सर्जन SK चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कोविड नियंत्रण कार्यक्रम में मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर सरकार का ऐसा दिशा निर्देश था, जिसमें आउटसोर्सिंग के जरिए मानव बल की बहाली करनी है। सिविल सर्जन और उनके सहायक सुबोध कुमार द्वारा मनमानी तरीके से बहाली कर दी गई। यहाँ तक कि अपने बेटे को बहाल करने के लिए दंत चिकित्सक का पद सृजित कर उसकी बहाली कर दी। यहाँ तक कि दंत चिकित्सक का बहाली नहीं करना था,
अधिवक्ता पंकज कुमार का आरोप है कि झूठे मुकदमे में उनको फंसा दिया गया। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उनके द्वारा 3 दिन पूर्व जिलाधिकारी को भी की गई। जिलाधिकारी द्वारा एक टीम का गठन कर आगे की जांच के लिए आदेश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज डीडीसी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई गई है। सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर एवं संचिका सहायक सुबोध कुमार के विरुद्ध मैंने कोविड नियंत्रण कार्यक्रम में मानव बल की उपलब्धता की जो बहाली करनी थी, उसमें करोड़ों की उगाही की गई। इसमें मेरे द्वारा दिनांक 27/5/21, 29/5/21 एवं 5/21 को डीएम साहब को मैंने परिवार पत्र दिया था। इस आलोक में डीएम साहब ने जांच दल गठित किया और जांच जारी है। उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप सिविल सर्जन महोदय ने हम पर मुकदमा दायर करवाया किया। इस संबंध में आप क्या किए जो मिले डीडीसी से, क्या कुछ हुआ? इस संबंध में हम डीडीसी महोदय को जांच में सहयोग किया है एवं डीडीसी साहब को शपथ पत्र के साथ ये आवेदन पत्र हमने सौंपा है। क्या कुछ है आवेदन पत्र? आवेदन पत्र में सबसे वाइटल पॉइंट ये है कि सुबोध कुमार जो संचिका सहायक है, उन्होंने अपने पुत्र को दंत चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर दिया, जबकि दंत चिकित्सक का कोई पोस्ट नहीं है। प्रत्येक जिला में एएनएम, जीएनएम, पीजी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, डाटा ऑपरेटर की बहाली हुई और मुजफ्फरपुर जिला में उससे हट करके यहाँ तक कि क्लर्क की बहाली भी कर दी गई गोपनीय ढंग से। और जो डीडीसी महोदय को हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो निर्गत पंजी नहीं दिखाया गया है, वो अलग रखा हुआ है, वो छुपाया गया है ताकि मामले का पर्दाफाश न हो। और इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा की उगाही सिविल सर्जन द्वारा की गई। आपके द्वारा भी रंगदारी मांगे जाने का आरोप उन्होंने लगाया? हाँ, उन्होंने लगाया, जो आज हमने समाचार पत्र में पढ़ा है। हमने जो जांच पत्र दिया था डीएम साहब को, उसके प्रतिक्रिया में उन्होंने मुकदमा दिया। वहीं सिविल सर्जन ने भी जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। हालांकि मीडिया ने जब उनसे इस बात को लेकर सवाल पूछे तो वे बचते नजर आए। बाइट सिविल सर्जन। आपको धमकी मिल रही है, क्या कारण सामने? अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको सर धमकी मिल रही है, इस पर कुछ नहीं कहेंगे। पूरे मामले में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि जांच लगभग पूरी हो गई है। अपनी रिपोर्ट उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा है। इसकी जांच हम लोगों ने लगभग कर ली है, कुछ और रह गया है जांच के लिए और अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। मेरे जो कागजात हम लोगों ने मांगा था लगभग कागजात तो मिल गया है और उसको हम लोग जो है 1-2 दिन में हम लोग अपना रिपोर्ट। जांच में क्या कुछ पाएंगे? अभी तो हम लोग देंगे, डीएम को रिपोर्ट दे देंगे। जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता पाएंगे? जो भी होगा हम लोग जांच रिपोर्ट अपना जो है वो दे देंगे डीएम साहब को। अभी हम लोग ने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया है, समझे ना। जब कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा फिर हम लोग जिला पदाधिकारी को अपना जो है प्रतिवेदन दे देंगे और इस संबंध में जो भी होगा जिला पदाधिकारी हम लोग का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही वही बताएंगे। सर लिप्टता किसी की पाई गई उसमें? अभी हम लोग पहले बता दिए ना कि अभी हम लोग जाँच अभी खत्म हुई नहीं है। अधिकांश जाँच हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं है। कार्यालय में सिविल सर्जन भी लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं जब से मामले की जांच। सिविल सर्जन अनुपस्थित नहीं है। सिविल सर्जन कल आए हुए थे मेरे पास में और आज के बारे में उन्होंने कहा था कि हम कल नहीं रह पाएंगे, उनके घर में किसी की तबीयत वगैरह खराब हो गई है तो वो वहीं चले गए थे। अपने बदले में उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है सदर हॉस्पिटल को उनको भेजा था। जो कागज़ हम लोगों ने मांगा है लगभग मिल गया है। कुछ और पेपर्स है जो कि अभी थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद। कोरोना के बीच जिले और उसके आसपास के जिलों में तापमान बढ़ने के साथ एक बार फिर चमकी बुखार का कहर शुरू हो चुका है। लगातार आंकड़ों में इजाफा जारी है। पिछले कुछ दिनों से चमकी बुखार से पीड़ित कई संदिग्ध बच्चों को गंभीर हालात में एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में फिलहाल 4 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें से 3 बच्चे एईएस की पुष्टि के साथ भर्ती हैं। वहीं चमकी बुखार के लक्षण वाले एक अन्य सस्पेक्टेड बच्चा भी भर्ती है, जिसका फिलहाल एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में इलाज चल रहा है। साथ ही बता दें कि जिला प्रशासन चमकी बुखार को लेकर जागरूकता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चला रहा है। वहीं अधिकारी हर सप्ताह में अपने क्षेत्र में जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि इस वर्ष अभी तक 29 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 6 बच्चों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। चमकी को लेकर जिले में अभी क्या स्थिति है? देखिए, एईएस चमकी बुखार के कुल जिले में मतलब सभी जिले मिला करके एसकेएमसीएच में अभी तक 29 केसेस आए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले का 14 केस है,
और मुजफ्फरपुर ज़िले के एक बच्चे की मौत चमकी से हुई है और कुल मौतों की बात यदि हम करें तो अन्य ज़िला मिलाकर के कुल 6 मौतें हुई हैं। खुशी की बात इसमें ये है कि 18 बच्चों को डिस्चार्ज किया गया है, वो स्वस्थ होकर के अपने घर पे हैं। 3 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो और चमकी पर नियंत्रण के मद्देनज़र जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर स्तर पर माकूल तैयारी की गई है और प्रचार किया जा रहा है। आज कुल कितने बच्चे भर्ती हुए? आज एक बच्चा बेतिया का भर्ती हुआ है। इस तरह से कुल केसेस की संख्या 29 हो गई है। बढ़ती गर्मी के साथ बच्चों की बढ़ने की संभावना भी है। और बढ़ते तापमान के मद्देनज़र ये देखा गया है कि कुछ केसेस बढ़े हैं, परंतु उसके समानांतर हम लोग जो एहतियात है वो जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ता जा रहा है। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और पूरी तन्मयता के साथ प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चल रहा है। पूरा विश्व आज 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मना रहा है। वहीं भारत में भी बाल श्रम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाल श्रम को रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने न जाने कितने नियम और कानून बनाए हैं, फिर भी अब तक इस पर नकेल लगाना लगभग नामुमकिन सा है। आज भी आपको बाल श्रम के नज़ारे सरेआम देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात मुजफ्फरपुर जिले की जाए तो यहाँ खुलेआम बाल छोटे छोटे मासूम बच्चे श्रम करते हुए दिख जाते हैं। यह दृश्य मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय परिसर और उसके आसपास का है, जहां बाल श्रम करते हुए मासूम बच्चे साफ दिख रहे हैं। जिलाधिकारी के नाक के नीचे यह सब रोज देखने को मिल जाता है, लेकिन इन्हें रोकने और देखने वाला कोई नहीं है। सरकार बाल श्रम निषेध के लिए भरसक प्रयास करती है, लेकिन इसके लिए बनाए गए कानून पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। आज के दिन इस विषय पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन बच्चों को बिहार और देश के भविष्य को उज्जवल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उनका ही भविष्य खुद अधर में है। जिन्हें स्कूल जाकर शिक्षित होना चाहिए, वही आज सड़क पर घूम घूम कर कूड़ा और कचरा चुन रहे हैं। मुजफ्फरपुर के इन दृश्यों को देखकर बाल श्रम निषेध दिवस पूरी तरह से एक व्यंग्य के समान प्रतीत होता है। कहीं न कहीं इस दिवस के सार्थक करने के लिए बाल श्रम निषेध कानून को धरातल पर लाने की जरूरत है, ताकि देश का भविष्य अंधेरे में जाने से बचे और देश को गढ़ने का काम करे। कचरा चुनते सर। हाँ? कचरा चुनते इस कचरे का बेचते हैं, खाते हैं, गरीब है हम लोग। पढ़ने के लिए कोई नहीं चाहता है? कहता है नहीं पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते हैं, फिर चुनते हैं कचरा। कचरा चुनते हैं और इस कचरे को फिर आगे क्या करते हैं? बेचते हैं हम लोग। बेचकर इसका पैसा हम लोग खाते पीते हैं, खाना देते हैं, खाना देता है सब बेच बेच के। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? हमारे माता पिता भी चुनते हैं। वो भी कचरे चुनते हैं? कचरे चुनते हैं। तो कचरा चुनते हैं तो वह उससे तुम लोग का लालन पालन नहीं होता है? नहीं होता। क्या होता है? क्या दिक्कतें आती है? क्या दिक्कतें आते हैं? और दिक्कत क्या आता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, कचरा चुन रहे हो? हमको नहीं मालूम सर, उतना पढ़ा लिखे हम लोग नहीं है। नहीं पढ़ने क्यों नहीं जाते हो स्कूल? पढ़ने जाते हैं तो फिर यहाँ फिर कुछ कचरा चुनते हैं, वही खाने पीने के लिए। बस स्कूल में खाना नहीं मिलता है? नहीं। कौन स्कूल में? खिचड़ी बनता है। खिचड़ी? पैसा नहीं मिलता है? पैसा नहीं मिलता है। कैसे किलो कचरा बेच के खाते हो? कैसे किलो मिलता है? तो अच्छा, इसका मान लो कि खाना खाते हो, पीते क्या? पीते पानी। नहीं, अभी कहो कि खाते पीते में खर्च करते हैं। खाते पीते में खर्च करते तो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो स्कूल में तो पैसा भी मिलता है खाने के लिए? मिलता है। तो उससे नहीं हो पाता? 500 वही कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं महीना में। जब कपड़ा नहीं रहता, फटा चिट्टा कपड़ा पहनते सर, यही सब है। मास्क भी नहीं लगाए हो, कोरोना काल है, जानते हो? मास्क खरीद लेंगे आगे जाके खरीद लेंगे। अभी नहीं? कोरोना को जानते हो? नहीं जानते हैं। नहीं जानते। नाम सुने हो? नहीं। नाम भी नहीं सुने। डर लग रहा है। मास्क किस लिए खरीदोगे? पहनने के लिए। पहनने से क्या होगा? कोरोना भागेगा। कोरोना भागेगा। जरूर खरीदना मास्क। अच्छा, कचरा जो चुनते हो सकता है कि उसमें भी कहीं कुछ दिक्कत हो?
नहीं। संक्रमण वगैरह का बहुत सारी बात होती है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में लगातार दूसरे राज्य से शराब की बड़ी बड़ी खेपें मंगवाई जा रही हैं, लेकिन शराब कारोबारियों के मंसूबे पर उत्पाद विभाग की टीम लगातार पानी फेर दे रही है। एक बार फिर मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने बोचहा थाना इलाके के राघव मझौली गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिल रही थी कि बोचहा गांव में शराब की बड़ी खेप उतारी जा रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक में रखे 145 कार्टन शराब को जब्त किया है। ट्रक के अंदर आइसक्रीम स्टिक भी बरामद किए गए। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि जब्त शराब कीमत करीबन 10 लाख रुपए की है। कारोबारियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये कार्रवाई पिछली रात्रि की है। उत्पाद विभाग की टीम गश्ती के क्रम में थी। एक सूचना थी कि मतलब ट्रक में अवैध शराब को भर करके जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उतारा जाएगा, डिलीवरी की जाएगी। इसी सूचना के आधार पर जब उत्पाद विभाग की टीम सकरा क्षेत्र में थी, उसी समय एक सूचना प्राप्त हुई कि बोचहा थाना क्षेत्र के राघव मझौली गांव में एक ट्रक खड़ी है और आसपास कुछ लोग कुछ अनलोड कर रहे हैं ट्रक से। इसी सूचना पर वहां पर पहुंचा गया और देखा कि ट्रक के किनारे अवैध विदेशी शराब का भंडारण किया गया है। हालांकि कुछ लोग आसपास उपस्थित थे, पर छापेमारी दल को देख करके वो लोग अगल बगल के खेतों में भाग गए। किसका है माल, कुछ पता चल पाया? इसके लिए अभी प्रयास जारी है, छापेमारी की जा रही है और जो पुराने कारोबारी हैं जो उस एरिया में सक्रिय हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। जैसे ही कुछ पता चलेगा तो फिर ये लाइसेंस भी बता रहे हैं कि मिला है। एक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है ट्रक के अंदर से, और ये किसी पंजाब के शख्स का है, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले का। तो इसके बारे में और डिटेल जानकारी प्राप्त करके सत्य को जाहिर किया जाएगा। कितने का माल होगा सर? कार्टून की संख्या 145 है और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए के आसपास। एक तरफ जहां उत्पाद विभाग शराब की बड़ी बड़ी खेप को पकड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शराब नष्ट करने का काम भी तेज हो गया है। शनिवार को उत्पाद अधीक्षक संजय राय की निगरानी में बैरिया स्थित न्यू पुलिस लाइन मैदान में जब्त विदेशी शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान अबकारी थाना सदर, अहियापुर और सिकंदरपुर ओपी से लाए करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के विदेशी शराब को नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग की टीम ने प्रतिदिन सैकड़ों लीटर शराब जब्त करती है। आज उसी शराब का पुलिस लाइन के मैदान में नष्टीकरण किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हजारों लीटर शराब, करोड़ों की शराब जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों से यहाँ पर पुलिस लाइन मैदान में आज लाकर उत्पाद विभाग के द्वारा नष्टीकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के आदेश पर आप देख सकते हैं प्रतिदिन हजारों लीटर शराब उत्पाद विभाग जब्त करती है। आज भी करीब 10 लाख की शराब उत्पाद विभाग ने जब्त की है। इसके साथ ही इस मुस्तैदी के साथ देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मी को लगाया गया है यहाँ पर, ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। पुलिस पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक संजय राय खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इससे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज नष्टीकरण पर? ये जो पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा पकड़े गए सभी शराबों का प्रत्येक माह में 2 बार विनष्टीकरण किया जाता है। उसी आलोक में आज जो है पिछले माह का अवशेष और जिनका समाहर्ता महोदय के द्वारा विनष्टीकरण आदेश प्राप्त हो गया है, उनका विनष्टीकरण किया जा रहा है। कितना शराब है? और 7657 लीटर के करीब अभी शराब है। अन्य और ज़्यादा विनष्ट होने की संभावना है। अन्य संबंधित थाना में जिनका अधिग्रहण आदेश प्राप्त है उनको सूचित किया गया, वो भी अपनी अपनी शराब लेकर के आकर के यहाँ विनष्टीकरण जांच कराने के बाद कराएंगे। आज जो नष्टीकरण हुई है लगभग कितने की शराब होगी? शराब की तभी कोई कीमत है नहीं, ऐसे मार्केट वैल्यू उसका 1 करोड़ भी माना जा सकता है। क्योंकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, प्रतिदिन उत्पाद के द्वारा शराब की रिकवरी की जा रही है। आज भी शराब रिकवर हुए हैं और कभी कभी आप लोगों को बड़ी चुनौती का भी सामना झेलना पड़ता है शराब रिकवर करने में। कैसे फेस करते हैं? हम लोग हर एक काम को सुचारू रूप से करते हैं और आज कल जो है मध्य रात्रि में बोचहा थाने में मंझौली चौक के पास 144 कार्टून शराब जब्त की गई है। और हम लोग हिम्मत दिखाते हुए रात में भी और दिन रात लगे रहते हैं। हमारी टीम दिन रात 24 आवर्स इस कार्यक्रम में लगी रहती है। 24 आवर इनकी टीम लगातार इस वर्क में लगी रहती है। महिला पदाधिकारी को भी आप देख सकते हैं, लगातार ये
खुद अपने मॉनिटरिंग में शराब का निष्क्रियकरण करवा रही हैं। सब इंस्पेक्टर पिंकी खुद हमारे साथ मौजूद है। आज निष्क्रियकरण करिए, कितना जवाबदेही आप लोगों को होता है करवाना? जिम्मेदारी तो बहुत बखूबी से हम लोग निभाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। कई ऐसी खबरें आती रहती कि शराब चूहा पी गया, शराब गायब हो गए, उन चुनौतियों को कैसे देखें? चूहा यहाँ तो चूहा नहीं पी रही है शराब, हम लोग बहुत निगरानी करते हैं इस चीज़ पे। सारे पदाधिकारी बहुत इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, अपने अच्छे से देखभाल हो रही है। तो महिला सब इंस्पेक्टर को आप सुन लेते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अच्छे से देख रेख में नष्टीकरण करवाई जाती है। आज इनके द्वारा इनके देख रेख में आज लगभग करोड़ों रुपए का शराब को नष्टीकरण करवाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से शहरवासियों को निजात नहीं मिल रही है। गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है, वहीं बारिश भी जारी है। इसके बावजूद शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में सालों भर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। सड़कों पर नाले का पानी बहने से स्थिति और भी विकराल हो जाती है। नगर निगम की उदासीनता के कारण शहरवासियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शहर के कई वार्डों में रहने वाले लोगों की परेशानी देखी जा सकती है। सड़क किनारे बने नाले में पानी का जमाव सालों भर रहता है। नाले से पानी की निकासी की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हालांकि पहले इसी नाले से पानी की निकासी हुआ करती थी, बाद में नाले से पानी की निकासी लगभग ठप पड़ गई। अब नौबत यह है कि नाले का पानी सड़क पर फैला रहता है, लोगों के घरों में घुस रहा है। घर में प्रवेश करने के लिए नाले के गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। घरों से निकलने वाला गंदा जल घरों में ही रह जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम उनकी बस्ती को अब देखने भी नहीं आते। सड़क पर फैले नाले के पानी से दुर्गंध निकलता है, जिससे उन लोगों के लिए जीना दूभर हो गया है। हालांकि कुछ दिनों के अंतराल पर मशीन से पानी तो निकाली जाती है, लेकिन यह व्यवस्था नाकाफी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधि सहित पार्षद तक से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। वहीं मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि जनता की परेशानी से वह भी अवगत हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए सभी वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। पानी जल्द से जल्द निकल जाएगा। देखिए, शहरवासी को गंदे पानी से निजात मिले, इसीलिए हम लोग एक सप्ताह से नगर निगम में, जो आपने देखा होगा कि नाले की सफाई तो हम लोग करते हैं, लेकिन कलवर की सफाई नहीं होती है। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने सफाई प्रभारी, नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर के साथ हम लोगों ने अंचलवार 10 अंचल का सफाई समीक्षा का, कलफट का समीक्षा किया, सारी चीज़ पे कहाँ कहाँ जाम है। और उसका हमको लगता है कि सोचा चाहे तो फिर शहर में जल जमाव नहीं होगी। और उसी का परिणाम है कि अभी आप देखते हुए ये नाला सरकारी नाला है और लोग जो है अतिक्रमण किए हुए हैं। हमारे नगर आयुक्त भी आए थे और देखे हैं, उसको तोड़े हैं, तोड़वाए हैं, पूरा सा टूटा उटा है, उसी को देखने आया है। और हमको लगता है कि ये बहुत चौड़ा नाला है, सरकारी नाला है। इसी कारण पूरा गरीब स्थान, वार्ड 18, 19, 20, 21 जो भी वहाँ जल जमाव होती है और यहाँ से पानी निकलता नहीं था, अब पानी निकलेगा। इस बार चाहे तो फिर जल जमाव शहर में नहीं होगी। शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार और अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने भवनहीन थाना और ओपी के निर्माण को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी को अपने अपने प्रमंडलों में भवनहीन थानों और ओपी की सूची सोमवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने बताया कि जिले में 13 थाने और ओपी भवनहीन हैं, जिनके लिए जमीन की व्यवस्था जल्द कराकर भवन का निर्माण कराया जाएगा। भवनहीन जो थाना और ओपी हैं, उनको जमीन उपलब्ध कराने हेतु आज जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बैठक ली गई है और मंडे तक का समय दिया गया है कि सभी संबंधित अंचल अधिकारी DCLR प्रस्ताव तैयार करके अनुमंडल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, है ना। और इसकी सूचना जो है हम लोग गृह विभाग को भेजेंगे ताकि इनका जल्दी वहाँ पर निर्माण हो और वहाँ पर उसका सेटअप, खाने का सेटअप जो है पूर्ण रूप में फुल फ्लेज जो है स्टार्ट हो जाए। दोनों अनुमंडलों जिसमें थाना में विश्वविद्यालय थाना है, मुजफ्फरपुर सदर थाना है, करजा है, देवरिया है, मोतीपुर है, कच्ची पक्की है, मेडिकल कॉलेज है, राजेपुर है ना। कि सभी में लगभग जो है भूमि उपलब्ध है। केवल राजेपुर में
राजेपुर में हम लोगों को भूमि अर्जन या लीज नीति में जाकर के भू अर्जन करना होगा। ठीक है। और इधर जो है ओपी में हमारा जैतपुर, तुर्की, फपली और पानापुर है। इसमें हमको फपली में भू अर्जन की प्रक्रिया में जाना होगा। अब तक का जो अंचल अधिकारी का रिपोर्ट है उसके अनुसार वहाँ पर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं। जो थानों के भवन बन चुके हैं उनमें कब तक स्थानांतरित होंगे, इसको लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, ये तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित मामलों की वहाँ बैठक की जा रही थी। और जहाँ भवन बन गए हैं उसमें जो आगे की कार्रवाई है वो गृह विभाग के द्वारा की जानी है। शनिवार को समाहरणालय सभागार में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन टास्क फोर्स की बैठक उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में टीकाकरण अभियान में आ रही कठिनाइयों को लेकर चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को यह बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा की जाएगी। आज की जो बैठक थी वह टीकाकरण के संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया गया है उसी के तहत यह बैठक हुई थी। और हम लोग का उद्देश्य यही था कि जो टीकाकरण का कार्यक्रम हमारे ज़िले में चल रहा है उसमें यदि किसी तरह की कोई कठिनाई होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, किस तरह की समस्या आती है टीकाकरण को लेकर के, तो उसको यहाँ रखा जाएगा इस बैठक में और उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे। आज यह पहली बैठक हुई है। अब यह प्रत्येक शनिवार को हम लोग इस बैठक को करेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसमें जो है अब इस पूरे वीक में यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम लोग अगले बैठक में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इस बैठक में आज आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ स्वयंसेवी संस्था के लोग, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के जो शिक्षक थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ धर्मगुरु थे, सभी लोगों को हम लोगों ने बुलाया था और आप पत्रकारों को भी हम लोगों ने कहा था। तो आप लोगों से भी हमारा यही हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग भी कहीं किसी तरह की समस्या, कोई भ्रांति की बात हो, कोई अफवाह की बात हो, किसी तरह से लोगों में डर की बात हो, तो आप लोग भी हम लोग के संज्ञान में इन बातों को लाइएगा। हमारा प्रशासन जो है इसमें लगा हुआ है। सर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर कहीं न कहीं बात में विचार देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में किसी तरह की कोई उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों समान रूप से काम कर रहा है, इसलिए लोगों के बीच में इस बात को फैलाइए, लोगों को जानकारी दीजिए। आप लोगों के माध्यम से जानकारी जानी चाहिए कि इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों ही समान रूप से काम कर रहे हैं। शनिवार को परिसदन सभागार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर चर्चा की। कटरा और औराई में हर वर्ष बाढ़ के कारण जो कष्ट वहां के निवासियों को उठाना पड़ता है उसे दूर करने और शरण स्थली के चयन को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि जल्द ही 200 करोड़ की परियोजना के तहत कटरा और औराई के लोगों को बाढ़ से छुटकारा दिलाने को लेकर चल रही परियोजना के काम में तेजी आएगी, जिसके लिए उन्होंने लगभग 100 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी है और जो राशि बची हुई है उसे भी जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में लोग राजनीति ना करें, मुकदमा ना करें तो काम जल्द संपन्न होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे बस 1 वर्ष का समय दें, मैं उन्हें बाढ़ से मुक्ति दिला कर रहूंगा। ये बैठक मुख्य रूप से कटरा और औराई प्रखंड का ये समस्या था और गाय घाट का, यानी 2 विधानसभा का इसमें आता है, जो माननीय विधायक निरंजन जी और उन्नीसपुर के हमारे विधायक पंकज मिश्रा जी के साथ में थे और डीएम के साथ और बीएलओ और कार्यपालक अभियंता बागमती, इन सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में निर्णय यही लिया गया है कि जन समस्या बहुत ही गंभीर है ये तीनों प्रखंड के अंतर्गत, और वो परियोजना का जो बांध बनना है जब तक हम पूरा नहीं कर लेते हैं तो जन कल्याण का काम नहीं हो पाएगा। इसमें मकान में सहन का पैसा, बागमती का 20% बचे हुए का पैसा, जो 80% बचे उनका पैसा, कुछ गाँवों का याचना रुका हुआ था जो कुछ गलत तरीके से करा लिए थे, सारे विषय को कंक्लूड करके यही निर्णय निकला है कि जो पैसा अभी आया है 200 करोड़ से ऊपर पेमेंट होना है, जिसमें 100 करोड़ पैसा के लगभग 98 करोड़ का पैसा आ चुका है। उसका वितरण मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, नोटिस चला जाएगा। बचे हुए के लिए भी मांग किया गया और जो काम याचना नहीं हुआ है तो सबकी सूची बन के तैयार हो रही है।
जाएगा, उसका भी जल्दी निराकरण हो जाएगा। और जून के बाद जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उससे संबंधित जितने भी पेमेंट बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला जो समय हमारा बाढ़ के बाद 15 अक्टूबर के बाद आएगा तो नवंबर दिसंबर में हमारा बांध बनना भी शुरू हो जाएगा, जो अगले साल हमको इस जनता को बचा सकेगा। मतलब इस बार का बाढ़ में बचने की संभावना नहीं है। मुआवजा भी मिलेगा, पुनर्वास मिलेगा। जिनका जमीन गया है मकान में सहन में, उनको 4 डिसमिल जमीन भी मिलना है। सरकार जमीन खरीद के उन लोगों को बसाएगी, निश्चित रूप से उनका चिंता सरकार कर रही है। नहीं इस बार, लेकिन इस बार के बाढ़ में डूबने के लिए हम लोग कहाँ छोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं सरनास्तक जगह बनाते हैं, सारी व्यवस्था किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। ऊंची जगहों पर लोग को रखकर डूबने नहीं दिया जाता है। सरकार कभी भी किसी को डूबने नहीं दिया है, ना डूबने देंगे, चिंता मत कीजिए। 1 साल का समय लग रहा है इसमें। अब मेरे किसी सरकारी काम है, सरकारी काम का मतलब 10 साल से दौड़ रहे हैं मंत्री जी, 10 साल से दौड़ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम होते हैं और लोगों के कारण ही प्रॉब्लम होता है। जैसे लोग चले जाते हैं कोर्ट में जाने के कारण मामला अटक जाता है, लेकिन लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग जो भुगतान आया है उसको लेंगे, बाकी लड़ाई आगे हम लड़ते रहेंगे, लेकिन बांध भी बनेगा, भुगतान भी होगा। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल चौक स्थित महंत दर्शन दास हॉस्पिटल लगभग 30 वर्षों के बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता के कारण शुरू करवाया गया है। वहीं सालों से हॉस्पिटल परिसर में अतिक्रमण जमाए बैठे लोगों के खिलाफ शनिवार को मनियारी थानाध्यक्ष अजय पासवान और कुढ़नी सीओ रंभू ठाकुर के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर दल बल के साथ पहुंचे अस्पताल परिसर में कुढ़नी सीओ ने बताया कि परिसर में जितने लोग थे सभी को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अगर शनिवार तक वो लोग जगह खाली नहीं करते हैं तो सोमवार को बलपूर्वक हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जो मेन बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें जो भी था उसको हटा दिया गया है। ऊपर सुमंजिला जो बिल्डिंग में है, मंजिला बिल्डिंग का ऊपरी प्रथम तल खाली करा दिया गया है। यहाँ नीचे जो है ना कुछ एक डॉक्टर बैठते थे पहले से, वो बैठे हुए थे, उनको तत्काल रोक दिया, मतलब तत्काल उनको नहीं किया गया है। लेकिन परिसर में जितने लोग थे सभी को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। क्योंकि पारिवारिक लोग हैं, 1 सप्ताह का समय उनको दिया गया है। अगले शनिवार तक वे लोग खाली नहीं करते हैं स्वेच्छा से, तो सोमवार को नगर निगम के कर्मचारियों को इन दिनों भीग कर सफाई करनी पड़ रही है। बारिश के मौसम में पानी से बचने के लिए इनके पास ना तो छतरी है और ना ही रेनकोट जैसी दूसरी कोई व्यवस्था। ऐसे में निगम कर्मियों का बारिश में भीगना मजबूरी बन चुका है। इधर कर्मचारियों का कहना है कि निगम की ओर से ना ही रेनकोट दिया गया है, ना ही कोई छतरी जैसी व्यवस्था। साथ ही कहा कि कूड़ा उठाने के लिए हम लोगों को उपकरण भी नहीं दिया गया है। हम लोग लकड़ी के टुकड़े से एक कचरा उठाते हैं। वहीं जब इस बारे में शहर के मेयर सुरेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, जल्द ही उन्हें यह भी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में भीगकर काम करते सफाई कामगार अगर बीमार हो जाते हैं तो जिले की सफाई व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जिले में पहले ही सफाई कर्मियों की संख्या कम है। ऐसे में कामगारों के बीमार होने से शहर में गंदगी बढ़ने सहित कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। रेनकोट मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। कैसे भीग के काम कर रहे हैं? तबीयत खराब हो जाएगा। उसको निगम कोई काम नहीं कर रहा है, हमको कुछ नहीं दे रहा है। कुछ नहीं। बारिश में बरसाती नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर कौन देखेगा? कुदारी है ना बेलचा है, इसे बोलिए ना। ना कुदारी है ना बेलचा है, तख्ता से काम करते हैं। बारिश में भीग कर कोई नहीं देखने वाला, नहीं। देखिए, हर साल हम लोग बरसाती गम बूट ग्लव्स उपलब्ध कराते हैं। जो भी सुरक्षा उपकरण है, जो हमारे सफाई कर्मी हैं बेचारे वही नाला उतरते हैं, सब कुछ उतरते हैं। हाँ, थोड़ी सी विलम्ब हुई है क्योंकि कोरोना के कारण स्टैंडिंग के बैठक में थोड़ा सा व्यवधान हुआ था, लेट हुआ था, लेकिन आदेश कर दिया गया और हमको लगता है कि सामान खरीदारी हो गई और बट भी रहा है। यह स्वस्थ रहें आप लोग, और ये सारा जो सफाई उपकरण है सारा चीज़ मुहैया कराया जा रहा है।